बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज पाक स्टडी का 7वां लेक्चर शुरू होने लगा है। इस लेक्चर में हम सुनेंगे सर सैयद की मुआशी और मुआशरती खिदमात। पिछले लेक्चर में हमने सर सैयद की अदबी खिदमात जो हैं वो पढ़ी थी, सुनी थी। आज हम सर सैयद की मुआशरती और मुआशी खिदमात जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ बेटा मुआशरती का मतलब हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी। इसमें हम ये देखेंगे कि सर सैयद ने मुसलमान मुआशरे के लिए क्या किया। और मुआश जो है ना, ये है कारोबार से, रोज़गार, इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं। यहाँ हमने ये देखना है कि सर सैयद ने मुसलमानों के रोज़गार के हवाले से क्या खिदमात अंजाम दी। सर सैयद ने मुसलमानों को खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए मुतअद्दिद यानी कई कामयाब कदम उठाए। रिसाला असबाबे बगावत हिंद, इस रिसाले में सर सैयद ने 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी उस जंग आज़ादी के असबाब बयान किए हैं। अच्छा, सर सैयद ने इसको जंग आज़ादी का नाम नहीं दिया, बल्कि सर सैयद इसको बगावत का नाम देते हैं। तो इस रिसाले में सर सैयद ने हिंदुस्तान की ये जो 1857 की जंग आज़ादी जिसको मुसलमान कहते हैं और सर सैयद इसको बगावत कहते हैं, उस बगावत या जंग के असबाब बयान किए। और इसमें अंग्रेज़ों को ये बावर कराया कि ये बात उन्हें जहन नशीन कराई कि अंग्रेज़ों की फलां गलत पॉलिसियों की वजह से मुसलमान इस हद तक मजबूर हुए कि वो बगावत करें या जंग करें। और इसमें मुसलमानों को सर सैयद ने अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से निजात दिलाने के लिए कुछ अंग्रेज़ों पर बोझ डाला, कोई बर्डन उन पर डाला कि कुछ कसूर आपका भी है। अगली किताब है लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। यहाँ लॉयल वफादार के मानों में आ रहा है और मोहम्मडन्स ये मुसलमानों को मोहम्मदी कहा जाता था। जैसे हम आज के मुसलमान हम अपने आप को मोहम्मदी कहलाते हैं, तो अंग्रेज़ी में इसको मोहम्मडन्स, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के वफादार मुसलमान, ये किताब लिखी। और इसमें सर सैयद ने उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड पेश किया जिन्होंने अंग्रेज़ों की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुँचाया। अगली किताब है तबयीनुल कलाम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि यहाँ एक ये नहीं बल्कि दो ये हैं। ये नाम गलत है, तबीन नहीं है बल्कि तबयीनुल कलाम है। इसमें इंजील और कुरान का मवाजना सर सैयद ने पेश करके मुसलमानों और हुकूमत बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और मुसलमानों के खिलाफ जारी जबर की मुहिम यानी जुल्म की मुहिम, तशद्दुद की मुहिम को रोकने में कामयाबी हासिल की। मुसलमानों की बड़ी तादाद के लिए मुलाजमत के बंद दरवाजे खुलवाए। मुख्तलिफ शोबों में मुसलमान नए सिरे से शामिल हुए और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद हुआ। इसके बाद है जी सर सैयद की सियासी खिदमात। जी बेटा, सर सैयद की सियासी खिदमात। आपने मुसलमानों को मशवरा दिया कि सियासत से दूर रहते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम के हुसूल और मुआशी व मुआशरती तौर पर बहाली पर दें ताकि वो हिंदुओं के बराबर मकाम हासिल कर सके। शुरू में सर सैयद ये चाहते थे कि मुसलमान अभी सियासत में हिस्सा ना लें, क्योंकि मुसलमानों का लिटरेसी रेट यानी शरह खानदगी, तालीम बहुत कम थी और अनपढ़ या इलिटरेट शख्स अगर सियासत में, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले तो वो सियासत की सारी बारीकियां और ऊंच नीच नहीं समझता और बाज़ औक़ात बजाय फ़ायदे के नुकसान उठाता है। तो सर सैयद का कहना ये था कि फ़िलहाल आप पॉलिटिक्स यानी सियासत छोड़ दें और अपनी तमाम तर तवज्जो
तालीम हासिल करने पर लगाएं ताकि हिंदुओं के बराबर मकाम हासिल कर सकें। सर सैयद हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को ख़त्म करके, यानी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करके ताउन और इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करने के हक़ में थे। सर सैयद ने दोनों कौमों को एक दूसरे के करीब लाने की मुसलसल कोशिशें की और इस मकसद के लिए अपने तालीमी इदारों में हिंदू असातिज़ा भर्ती किए, हिंदू टीचर्स भर्ती किए ताकि मुसलमान और हिंदू में जो नफ़रत है वो कम हो। इसी तरह हिंदू तलबा को दाखिले दिए। हिंदुओं ने उर्दू के मुकाबले में हिंदी को सरकारी दफातर की ज़बान का दर्जा दिलवाने के लिए कोशिशें की। यानी हिंदू ये चाहते थे कि हिंदी ज़बान जो है वो सरकारी ज़बान बन जाए, दफ्तरी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, हिंदी दफ्तरी ज़बान बन जाए। जबकि मुसलमान ये चाहते थे कि हिंदी की जगह उर्दू जो है वो दफ्तरी ज़बान बने, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जो दफ्तरी ज़बान होती है, सरकारी ज़बान होती है, वो फिर स्कूलों में पढ़नी पड़ती है, उसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर बच्चे उस सरकारी या दफ्तरी ज़बान को समझ सकें। अब अगर हिंदी ज़बान सरकारी ज़बान बन जाती तो हमें हिंदी पढ़नी पड़ती, और अगर उर्दू सरकारी ज़बान बन जाती तो फिर उर्दू पढ़ना हमारे लिए कोई मसला नहीं था। अब इसको एक मिसाल से समझिए। देखिए पाकिस्तान है ना, तो आजकल हमारे पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान, सरकारी ज़बान, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश। और इस बात को जहन में रखिएगा, बाज़ बच्चे उनसे सवाल किया जाए ना कि पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान क्या है, तो वो फ़ौरन कह देते हैं उर्दू। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है ना वो उर्दू है, कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। लेकिन जो हमारी दफ्तरी ज़बान है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो बेटा इंग्लिश है। यही वजह है, चूँकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसीलिए हमारे घरों में आने वाला बिजली का बिल, गैस का, टेलीफोन का बिल इंग्लिश में होता है। अदालतों के जितने फैसले हैं वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। आप लोगों की रोल नंबर स्लिप, आपके रिजल्ट कार्ड, आपकी ये सर्टिफिकेट सब इंग्लिश में होते हैं, उर्दू में तो नहीं होते, क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज तो है मगर दफ्तरी ज़बान नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी वो इंग्लिश है। इसीलिए इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, बतौर लाजमी मजमून, इंग्लिश को हमें बीए तक पढ़ना पड़ता है। बीए तक इंग्लिश कंपलसरी है। तो यही सिचुएशन अगर हम वहाँ फ़र्ज कर लें कि हिंदी ज़बान सरकारी ज़बान बन जाती तो फिर हमें हिंदी को लाजमन पढ़ना पड़ता, और अगर उर्दू हमारी दफ्तरी ज़बान होती तो उर्दू पढ़ना हमारे लिए कोई मसला नहीं था। तो अब ये उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब हिंदू ये चाहते थे कि उर्दू की बजाय हिंदी को सरकारी ज़बान बना दिया जाए, जबकि मुसलमान ये चाहते थे कि हिंदी की बजाय उर्दू को सरकारी ज़बान बनाया जाए। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, यानी इस बात पर झगड़ा हुआ। ये इंडिया का मशहूर शहर है बनारस, बनारस जहाँ की बनारसी साड़ियाँ, बनारसी काम मशहूर है, और जहाँ के पान भी मशहूर है, बनारस के पान। तो उसी शहर बनारस के अंदर 1867 में इसी बात पर झगड़ा हुआ। हिंदू चाहते थे कि हिंदी को सरकारी ज़बान बनाया जाए और मुसलमान चाहते थे कि उर्दू को सरकारी ज़बान बनाया जाए। इस बात पर झगड़ा हुआ और कई मुसलमान जो हैं वो शहीद हो गए। अब इस उर्दू हिंदी कंट्रावर्सरी, यानी उर्दू हिंदी झगड़े ने सर सैयद को बददिल कर दिया, परेशान कर दिया, और सर सैयद ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तहरीक के ज़रिए काम शुरू कर दिया। शुरू में सर सैयद ये कहते थे कि अलहदा वतन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इस तनाज़े के बाद सर सैयद की सोच बदली और उनकी सोच और अमल जो है उसमें तब्दीली आई।
अब सर सैयद ने दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बर्रे सगीर के सियासी और दीगर मसाइल का हल तलाश करने का फैसला किया। सर सैयद की सियासी हिकमत अमली की बुनियाद दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी थी। सर सैयद ने मुसलमानों को एक अलहदा कौम साबित किया। हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी और शाह वलीउल्लाह के अफकार, ये अफकार जमा है फिक्र की, सोच, ख्यालात। तो मुजद्दिद अल्फ सानी और शाह वलीउल्लाह की सोच, नजरियात, अफकार को आगे बढ़ाया। दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी की इस्तिलाह सर सैयद ने सबसे पहले इस्तेमाल की। सर सैयद ने कहा कि मुसलमान जुदा गाना सकाफत यानी अलहदा सकाफत, रस्म व रिवाज और मजहब के हामिल हैं। यानी मुसलमानों का मजहब अलग है, उनका कल्चर, उनके रस्म व रिवाज सब कुछ अलग है, डिफरेंट है, और वो हर एतबार से एक मुकम्मल कौम का दर्जा रखते हैं। मुसलमानों की अलहदा कौमी हैसियत के हवाले से सर सैयद ने उनके लिए लोकल कौंसल्स में नशिस्तों को मखसूस करवाना चाहा। अच्छा, अब इस जुमले को समझिए। लोकल काउंसिलें क्या हैं जी? जैसे हमारे यहाँ यूनियन काउंसिलें होती हैं, यूनियन काउंसिलें जिसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 6 जनरल काउंसलर और ये सारे काउंसलर होते हैं। इसको जिसको हम आज यहाँ यूनियन काउंसिल कह रहे हैं अपने पाकिस्तान में, इंडिया में इसको लोकल काउंसिल कहा जाता था। अच्छा, अब इस लोकल काउंसिल में इसके जितने भी ओहदे थे, चेयरमैन कह लें, वाइस चेयरमैन कह लें, काउंसलर कह लें, ये सारे के सारे ओहदे हिंदुओं के हाथ चले जाते थे। धौंस, धांधली, करप्शन करके हिंदू इन तमाम तर ओहदों पर काबिज हो जाते थे और यूं पूरी की पूरी जो यूनियन काउंसिल या लोकल काउंसिल बनती थी उस पर हिंदुओं का कब्जा होता था। तो सर सैयद ने कहा कि ये बात गलत है। आप किसी भी लोकल काउंसिल या यूनियन काउंसिल की आबादी को देखें कि वहाँ कितने हिंदू, कितने सिख और कितने ईसाई रहते हैं। जिस तनासुब से वहाँ लोग मौजूद हैं उसी तनासुब से लोकल काउंसिल में उनको सीटें दे दी जाएं। तो ये सर सैयद का एक जायज मुतालबा था। तो सर सैयद ने मुसलमानों के लिए लोकल काउंसिल्स में नशिस्तों को मखसूस करवाने का मुतालबा किया। आला सरकारी मुलाजमतों के लिए खुले मुकाबले के इम्तिहान के खिलाफ मुहिम चलाई। इस खुले मुकाबले के इम्तिहान को हम ओपन मेरिट सिस्टम भी कहते हैं। ओपन मेरिट सिस्टम, इसमें बेटा ये होता था कि मिसाल के तौर पर किसी भी सरकारी इदारे में सीटों पर भर्ती करना होती तो हुकूमत जो है वो अखबार में इश्तिहार दे देती थी कि जैसे महकमा तालीम है तो हमें 50 उस्ताद भर्ती करने। तो अब आप लोग अपने कागजात, अपनी CV जमा करवाएं, इंटरव्यू दें, टेस्ट दें और जो उस टेस्ट में, इंटरव्यू में टॉपर होंगे उनको बतौर टीचर अपॉइंट कर लिया जाएगा। इसको हम कह रहे हैं खुले मुकाबले का इम्तिहान, ओपन मेरिट सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में हमें नुकसान होता था। किस तरह कि मुसलमानों का लिटरेसी रेट तो बहुत कम था, हमारी शरह खानदगी तो बहुत कम थी, मुसलमान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जबकि इनके मुकाबले में हिंदू बड़े पढ़े लिखे थे। अब जब दरखास्तें तलब की जाती थी तो हिंदू तालीम के एतबार से भी मुसलमानों से कहीं आगे होते थे और उनका टेस्ट, उनका इंटरव्यू वो मुसलमानों से कहीं बेहतर होता था। तो यूँ सारी की सारी टीचिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो ओहदे थे, वो सारे ओहदों पर हिंदू काबिज हो जाते थे। तो हमारे जो लीडर्स थे मुसलमानों के, वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान के इन हालात में ओपन मेरिट सिस्टम जो है ये कामयाब नहीं है, बल्कि इसकी जगह आप नशिस्तें मखसूस कर दें, कोटा सिस्टम जिसको हम कहते हैं। यानी आप देखें कि किसी शहर में
कितनी कितनी आबादी में कौन कौन से मजहब के लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी इलाके की आबादी 50,000 हो और वहां 50 सीटें टीचर्स की भर्ती करनी है, 50 सीटों पर हमने टीचर अपॉइंट करने। अब उस 50,000 की आबादी में अगर 20,000 मुसलमान रहते हैं, 20,000 हिंदू और 10,000 सिख रहते हैं, तो कोटा सिस्टम में यह होगा कि 50 सीटों में 20 सीटें मुसलमानों को दी जाएं, 20 सीटें हिंदुओं को दी जाएं और 10 सीटें सिखों को दी जाएं, क्योंकि 50,000 की आबादी में 20,000 हिंदुओं को 20 सीटें, 20,000 मुसलमानों को 20 सीटें और 10,000 सिखों को 10 सीटें अगर दे दी जाती हैं, तो यूं पूरी आबादी में कोई भी मजहब का मानने वाला, कोई भी तबका महरूमी का शिकार नहीं होगा। इसको हम कह रहे हैं कोटा सिस्टम। तो हमारे मुस्लिम लीडर्स ने खुले मुकाबले के इम्तिहान या ओपन मेरिट सिस्टम की मुखालफत की और कहा कि ओपन मेरिट सिस्टम की जगह आबादी के तनासुब को सामने रखते हुए कोटा सिस्टम राइज किया जाए। जिस कौम की जितनी आबादी है उस कौम को उतनी सीटें दी जाएं। तो ये बेटा आपको समझ में आ गई होगी कि आला सरकारी मुलाजमतों के लिए खुले मुकाबले के इम्तिहान की मुखालफत की। अच्छा, फिर अक्सरियत की मर्जी के तहत कायम होने वाली हुकूमत को नापसंद किया। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि वहाँ पर अक्सरियत तो हिंदुओं की थी, जमहूरियत जो थी उसमें होता तो यही है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, यानी जिस कौम की अक्सरियत है उसी की हुकूमत है। तो अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाते तो इस फार्मूले के तहत हुकूमत हिंदुओं के हाथ आ जाती। हमारे लीडर्स का कहना यह था कि अक्सरियत के तहत हुकूमत कायम ना की जाए, बल्कि आबादी का तनासुब देखा जाए। जिस कौम की जितनी आबादी है उसी तनासुब से उस कौम को हुकूमत में हिस्सा दिया जाए। सर सैयद ने मुसलमानों की अलहदा पहचान करवाई और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ात यानी हकूक या राइट्स मांगे कि हम हिंदुओं से अलग कौम हैं, तो हमें हमारे इस्लाम के मुताबिक हमारे हकूक हमें दिए जाएं। जी नेक्स्ट बेटा, सर सैयद मुसलमानों को सियासत से दूर रखना चाहते थे। शुरू में मैंने आपको ये बात समझाई है कि मुसलमान अनपढ़ थे, लिटरेसी रेट नहीं था और अनपढ़ आदमी कोई अच्छी सियासत नहीं करता। इसलिए सर सैयद ये कह रहे थे कि मुसलमानों को पहले तालीम हासिल करनी चाहिए, पहले पढ़ें, इल्म हासिल करें, उसके बाद सियासत में आएं। इसीलिए मुसलमानों को 1885 में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम, इसका पूरा नाम था एलन ऑक्टिवैन ह्यूम, इसका पूरा नाम था बेटा एलन ऑक्टिवैन ह्यूम। ये इसका नाम था एलन ऑक्टिवैन ह्यूम। इसको A.O. ह्यूम हम यहां कह रहे हैं। इस A.O. ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी और सर सैयद ने मुसलमानों को मना किया कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहें। उसकी पहली वजह बेटा ये समझ लें कि इस जमात के नाम से हमें इख्तलाफ था। इसका नाम देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंडिया की कौमी जमात। अब हमें लफ्ज नेशनल पर एतराज था, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। नेशनल का मतलब कौमी, कौमी, इंडिया की कौमी जमात।
अब इसमें प्रॉब्लम ये था, उधर हम अपने आप को एक अलग कौम कहते हैं, उधर हम टू नेशन थ्योरी पेश करते हैं कि हम मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है। इस बेस पर हम अलहदा कौम अपने आप को शुमार करते हैं। अब अगर एक ऐसी जमात बना दी जाए जिसको हम कौमी जमात का नाम दें, नेशनल कांग्रेस कौमी जमात, और इस कौमी जमात में हिंदू भी शामिल हो जाएं और मुसलमान भी शामिल हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी जो है वो गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि उधर हम कहते हैं कि हम दो अलग अलग कौमें हैं और इधर हम कहते हैं कि जनाब हम इस कौमी जमात का हिस्सा हैं। तो जब आप एक कौमी जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को एक अलहदा कौम तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने आप को एक ही कौम समझते हुए इस कौमी जमात में शामिल हो रहे हैं। तो हमें तो इसके नाम से ही इख्तलाफ था कि ये अगर कौमी जमात है तो हम तो एक कौम नहीं, हम तो दो अलग अलग कौमें हैं। इसलिए मुसलमान रहनुमाओं ने सख्ती से मना किया कि आप इस कौमी जमात के अंदर शामिल ना हो, वरना आपका दो कौमी नजरिए वाला जो तस्वुर है वो गलत साबित हो जाएगा। अच्छा, बाद में होने वाले वाकयात ने सर सैयद की पॉलिसी की अफादियत यानी इसके फायदे को साबित कर दिया। उनको बजा तौर पर पाकिस्तान के बानियों में शुमार किया जाता है। बानी का मतलब होता है बुनियाद रखने वाला, किसी चीज को ईजाद करने वाला, फाउंडर, किसी चीज को बनाने वाला। तो कहते हैं सर सैयद को पाकिस्तान के बानियों में शुमार किया जाता है। मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, इन्होंने सर सैयद की कौमी और सियासी खिदमात के हवाले से लिखा, कसर पाकिस्तान। कसर बेटा कहते हैं, फारसी का लफ्ज है कसर, इसका मतलब होता है महल, अजीमुशान इमारत, बड़ी इमारत। तो कसर पाकिस्तान, पाकिस्तान की अजीम इमारत की बुनियाद में पहली ईंट इसी मर्द पीर ने रखी। ये पीर फारसी का लफ्ज है और पीर का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा। जैसे हम आमतौर पर रूहानी शख्सियात को कह देते हैं पीर साहब, उन्हें पीर साहब हम इसलिए कहते हैं कि आमतौर पर वो जो रूहानी शख्सियत होती हैं वो उम्र रसीदा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उनके बुढ़ापे के सबब हम उनको पीर साहब कह देते हैं, बुजुर्ग शख्सियत। तो पीर फारसी का लफ्ज है और पीर का मतलब है बूढ़ा। तो कहते हैं कसर पाकिस्तान की बुनियाद में पहली ईंट इसी बूढ़े मर्द ने रखी थी। ये था बेटा हमारा आज तक का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें आसानी के साथ समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कॉलेज की तरफ से, इदारे की तरफ से। ये दोनों मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, इन दोनों पर व्हाट्सएप अकाउंट मौजूद हैं। आपको जिस अकाउंट पर सहूलत हो उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने मसले का जो जवाब है वो आप ले सकते हैं। और फिर कोई कंफ्यूजन अगर रह जाए तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से आप मुझे मैसेज कीजिए, उसको मैं मज़ीद बेहतर अंदाज में, मज़ीद आसान करके आपको समझा दूंगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके हाफजे में, आपकी जहन में, याददाश्त में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।